All right. Assalamu alaikum, everyone. Um, Today we've got psychologist Sahil Adeem with us, and as you all know, Ilm Irshad. Thank you for joining us. And we'll be discussing what the effects parenting have on mental health. So, would you like to start us off, Ilm? Yes, thank you very Please. much, Sahil Adeem. We are very happy and honored for your precious time, and it's an absolute honor for my audience कि आप इस forum से आज live जा रहे हैं और I'm expecting कि हम आपके forum से भी live होंगे in a while. So please मैं आपसे शुरू करूँगी कि how do you see पेरेंटिंग और पहला जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से होना चाहिए कि हाउ डू यू डिफाइन मेंटल हेल्थ, बिकॉज उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आज पेरेंटिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आप किस तरह से मेंटल हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं? Let's strike right at the core. Okay, let's just make it easy. आपकी audience जो है ना, और there's many people when they listen, वो technically savvy नहीं. मैं आपको आसान करके बता दूँ. Mothers listening at home are my ideal audience for this. And if mothers can understand simple way of actually understanding के बच्चे को देखना कैसे है, how to actually understand the concept of mental health, तो फिर सारे के सारे मामलात आसान होते हैं. जी. I'm not going to open chemistry, at least not right now. थोड़ी सी केमिस्ट्री जानना जरूरी है माँ बाप को, न्यूरो बेसिक लेवल, वरना वो कभी भी वो काम कर नहीं सकेंगे जब वो बताएंगे हम इंशाल्लाह. मेंटल हेल्थ है क्या? असल में इसको आसान करके मैं इस तरह बताऊं कि इफ आई आस्क एनीबॉडी फिजिकल हेल्थ क्या है, एंड एवरीबॉडी कैन, just about everybody can answer कि physical health के 10-12 measurable indicator, and a school going child can actually come up with some sort of subjective definition के health है या नहीं. So if I ask you, Iram, right now, how do you define physical health? Where do you actually start drawing the picture? ज़हन में क्या नक्शा बनता है? अच्छा साहिल, मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि हमारी जो कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि हम मेंटल हेल्थ को ये देखते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस डिप्रेशन, जी फिजिकल हेल्थ भी जो है ना, अगर मुझे बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है मैं हेल्दी हूँ, और अगर मैं डिप्रेशन नहीं है मुझे तो इसका मतलब है कि मैं मेंटली ठीक हूँ. हालांकि इट इज नॉट वेरी ट्रू. तो अगर मुझे फिजिकल फिटनेस को या फिजिकल हेल्थ को कि अगर मैं मतलब बज़ाहिर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मेरी परसेप्शन ये है कि मैं ठीक ठाक ही होंगी, मैं चल फिर सकती हूँ, या जो है वो मेरी जी मेरी नहीं है जी तो जी आप ठीक ही हैं. आप अपनी जो है वो फिजिकल हेल्थ को सही ही समझते हैं. और आई थिंक ये किसी हद तक हमारी साइकोलॉजी की भी एक ब्लैंकेट टर्मिनोलॉजी रही है कि absence of depression means a healthy mind, which is not the case. I don't agree. एक healthy mind के लिए और एक flourishing mind होना is altogether a different thing. Okay, well, I expected कि conversation इधर ही पहुंच जाएगी, मगर let me just break it down. A regular mother, okay, a regular mother is a 25-year-old, and she just has her first child, and she does not know what to do. And the bigger problem that I see is ज़्यादातर दुनिया में, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो माँ और बाप होते हैं ना, वो मिल के बच्चे को दुआ करते हैं. बच्चा ना आइडियल स्टेट में आता है हमारे पास. Instead of being the facilitator of the right course of life, जिसे mental health आ जाएगी, we actually become the facilitator of chaos. अब वो ज़्यादातर मामला जो है ना, वो इसलिए भी समझने जरूरी है. मैंने एकदम ही mental challenge, just put the challenge on the table. Most of the people will be like, ये बात दुनिया सही है, abnormality को abnormality इसीलिए कहते हैं because वो normality के खिलाफ है, और ज़्यादातर लोग अगर normal हैं तो मतलब माँ बाप ठीक काम कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम है जिसको मैं instantly challenge कर रहा हूँ ना, कि माँ बाप असल में, especially in the last 200-300 years, हम facilitator of chaos हैं. We are the finest machine. अगर किसी को ज़हनी तौर पे मफलूज करना हो, बीमार करना हो, तो उसको बगैर इस नॉलेज की उसकी शादी करा.
मेंटल हेल्थ की एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है और फिजिकल हेल्थ की एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है वो ना पता हो तो ये बच्चा नहीं जाए तो जाहिर है उसने तो फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक वॉशिंग मशीन लेके दूं मेरा और उसके ऊपर 500-700 बटन लगे हैं तो आपने अगर उस वॉशिंग मशीन का मैनुअल नहीं पढ़ा होगा तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कुछ कर सकती हैं अपने तजुर्बे से अपनी ट्रायल एंड एरर मेथड से तो 2-3 साल के बाद मैं आपके पास आके पूछूं कि हाउ इज दिस मशीन वर्किंग आउट फॉर यू यू लाइक हाँ काम चला रही हूँ मैं कपड़े धो लेती हूँ और you can dry the clothes really well as well and then I look at it and then you'll find out कि ज़्यादातर बटन जो है ना वो आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ आपने बस rinse and dry wash and spin का बटन इस्तेमाल किया हुआ and if I tell you कि इतने सारे बटन लगे हुए थे इस मशीन के ऊपर उससे आपको समझ क्यों नहीं आ रही थी कि ये मशीन 1000 और काम कर सकती है तो आप मुझे ये कहेंगे उस वक्त के आप देखें तो सही जो दुनिया कर रही है वॉशिंग मशीन से मैंने भी उनके कपड़े धो लेती हूँ खुश्क हो जाते हैं they get cleaned up really well good enough for me why do you think I'm sorry to cut you off why do you think sir that most parents today can't tap into their child's proper potential yeah that's where I'm coming at good question the real thing is the difference between a washing machine and a human being right हम जो अम्मियाँ और अब्बू हैं ना वो वही करते हैं हमारा पेरेंटिंग मॉडल ये है कि जो मेरे साथ हुआ है एज ए चाइल्ड जो मेरी अम्मी ने किया है या मेरी जो बेस्ट फ्रेंड कर रही है अपने बच्चे के साथ मैं वही करूँगी सो वही बात होती है कि ह्यूमन जो लाइफ साइकिल है वो एक खास हर्ड साइकोलॉजी के थ्रू पैराडाइम में एंटर होती है और 99.9% ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल टैप किया ही नहीं जाता अब वो एक मशीन जो बनी ही 1000 बटन के लिए वॉशिंग मशीन तो नहीं है ना ये ह्यूमन मशीन है और उसके ज़्यादातर बटन अगर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा एक वॉशिंग मशीन रिएक्शन नहीं देती एक्चुअली वो भी देती है क्योंकि वो लोड कैपेसिटी बैलेंस करती है तो जाहिर है आप अगर वो काम ही नहीं ले रहे तो वो it'll not create the perfect balance of the machine when you're putting it to efficiency इंसानी दिमाग भी यही मामला करता है एक्चुअली इंसानी दिमाग तो इस लेवल पे ही दिमाग करता है कि अगर इंसानी दिमाग के सारे बटन ना इस्तेमाल किए जाएं तो कुछ अर्से बाद वो बटन बंद हो जाते हैं कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते that is the bigger problem that parents don't realize so in other words Dawood and Iram you both and Sahil we could have been 1 million times the people that we are but because of my mother and your mother because of my father and your father and the friends and the grandfathers that they all combined to say कि नहीं हमें जो चलता आ रहा है बस इसी को चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट साइंस ना सिखाओ हमारे पास वाकई में एक न्यूक्लियर रिएक्टर आया है मगर हम इसमें से खाली कपड़े धोने का साबुन ही निकालेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर से आप पूरी कायनात का नक्शा बदल सकते मगर आप बस कपड़े धोने का साबुन निकाल रहे हैं और बस काम चला रहे हैं और उसमें भी मुकाबला हो रहा है आगे से कि वो वाली जो मेरी कज़न है वो बेहतर उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो फ्रॉम हर चाइल्ड उसका पेरेंटिंग मॉडल में उसका बच्चा इतने लेवल पे है मेरा बच्चा इतने लेवल पे ये देख ही नहीं रहे कि वो मकसद था ही नहीं इस न्यूक्लियर रिएक्टर का वो it's such a pity it's such a sad situation when you know the science when you look at it from an epidermal level कि इंसानी दिमाग इस लेवल पे अपनी केस स्टडी रिकॉर्ड करवा चुका है इवन विद द एब्सोल्युटली chaotic parenting मॉडल भी बच्चा वो पोटेंशियल अचीव कर लेता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हैपेंस टू हिम ओवर टाइम कि उसके बाद फिर सिर्फ आंसू ही आते हैं कि अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मॉडल के साथ बच्चे को पाला होता तो कायनात के बड़े बड़े राज निकाल लेता है साइंस के अलावा थियोलॉजी लिटरेचर ये तमाम तर मनाजिल इसने ऐसे तय करनी थी रिलेशनशिप एंड इमोशनल स्पेक्ट्रम इसका ऐसे खुल के आना था वो जो नीचे का ओवरमैन है ना ओवरमैन ऑफ नीचे वो आराम से अचीव हो जाना था वो थियोलॉजिकल सेल्फ अवेयरनेस जो कि अंबिया के पास आती थी और वो आगे सहाबा को देते थे वो आराम से अचीव हो जानी थी ये सारा कुछ हमने साइड पे फेंका और कहा कि नहीं जो मेरी आंटी ने किया बस मैं वो करूंगी जो मेरी साथ वाली करी है मैं वो करूंगी दिस इज व्हाई Sahil, I will just stop you here for another emphasis or maybe explanation.
let's say we all agree that yes, आज तक हमने पेरेंटिंग को समझा नहीं है, आज तक हमने इसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया, और आपने अभी जो बात कही कि हम मिमिक कर रहे हैं या इमिटेट कर रहे हैं हाउ वी हैव बीन रेज्ड एंड हाउ वी सी आवर कंटेम्पररीज रेजिंग देयर चिल्ड्रन. सो अब देखें, उसके लिए जो चीज़ मेरी रियलाइजेशन, मेरी अवेयरनेस में ही नहीं है, मेरी कॉन्शियसनेस में ही नहीं है चीज़, ना मेरी एजुकेशन के ज़रिए, ना मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ज़रिए, जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है, उसके हिसाब से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि मैं वो चीज़ अगली आने वाली जनरेशन में रेप्लिकेट कर सकूंगी. ये भी तो एक कलेक्टिव डायलेमा है. What would you say? Well, what I would say here is very simple. Herd psychology जो है ना, जो आपने देखी ही नहीं कोई चीज, जो for example what you're saying is कि मेरे सामने तो ये मामला नहीं हो रहा, तो मुझे कोई, you know what I'm saying? That's what you're saying. Yeah, because most of us are like, this is exactly what I'm saying. हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, इंसाइट नहीं है. बहुत पढ़े लिखे, अगर लेट्स से आप ये प्रेमिस लेते हैं साहिल के तालीम से या आपके एक्सपोजर से या जो भी हर्ड साइकोलॉजी आप कह रहे हैं, जिस भी तरह इंसान सीखता है, इंसान अपने जाहिर है अपने कल्चर, अपने माशरे, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से सीखता है. सो अगर तो वो मेरी रडार में ही नहीं चीज आई, तो हाउ कम आई कैन बी चार्ज्ड गिल्टी फॉर दिस कि मैं उस किस मेंटालिटी, किस फ्रेमवर्क से अपने बच्चे को बढ़ा रही हूँ. Also, to add to this let me ask you. That's a very good question. You asked me like a lawyer, I would answer like a lawyer. Okay. You ever think who's the richest man in the world? Is it Elon Musk or Jeff Bezos? Amazon. Yeah, Jeff Bezos. Right? कितने बिलियन उसने जीता उसको? Elon Musk ने he just beat Jeff Bezos, right? By some $1 billion. Right? Yeah, he just overtook him. Give me like a ballpark. कितने से? $78 billion पे बिल गेट्स था, और उस पे कितने पे आया Elon Musk इस वक्त? I think he's number 1 and Bill Gates is somewhere I think in the top 10 or maybe bottom 10. Got a net worth of $202 billion right now. I could be at bottom 10. Bill Gates can now be at bottom 10. So Daud, come on, give me a guess. 78 billion. Yeah, Bill Gates. He's got 202 billion net worth. Elon Musk. Okay, I got it. So you know, Daud, how old are you? I'm 19. I just turned 19. Yeah, a 19-year-old Pakistani boy sitting in Lahore. मेरे अकाउंट में कितने पैसे? आपके अकाउंट में in dollars or rupees? Give me anything, man. मेरे के अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? इतने. No, there must be several zeros. Okay, let me make it easy for you. There's no way you can find out कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे, right? Yeah, right. Very good. So the question is that there was a way that you found out कि Elon Musk के अकाउंट में कितने पैसे हैं और Jeff Bezos और Bill Gates से कितने. Yes? Yes. So ये आपके रेडार में क्यों आ रहा है? किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके रेडार में क्यों आ रही है? एक 19 साल का बच्चा लाहौर में बैठ के एक न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक एंटरप्रेन्योर के अकाउंट्स के अंदर झांक रहा है. You understand? Whatever we actually search for or urge for, वो हमें मिल ही जाता है. वो हमारा रेडार जो है ना, वो हमारे अंदर से वो उसकी बीम जो है ना, वो उसको ट्रांसपोर्ट करके उठा देती है. That's called the power of serotonin. ये हमारा प्राइम केमिकल. But I would disagree with him. I would disagree, Sahil. Yes, why? Because in this way, ये तो सारा मतलब इसका मतलब है कि इंसान हर वक्त भर रहा है, और उस हिसाब से तो हम सारे ही अपने रडार में जो चीजें जिस लेवल की कॉन्शियसनेस हमारी है, जो रडार भी है, जो सीकिंग का एलिमेंट है, जो खोज है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. सो आपकी और कोई वो ऐसी लीनियर फैशन में तो वो खोज नहीं हो रही ना कि सबको एकदम से रियलाइजेशन पता लग जाना चाहिए कि हमने सिर्फ पेरेंटिंग पे ही काम करना है. ये जनरेशन. So, sir, are you saying that the parents today are they're just overlooking them like intentionally? Are they not looking for the signs
Is that what you're saying? That if they like, there are plenty of signs there, but they're just choosing to ignore them? Well, that's a little deeper of a question of whether there's a conscious effort or this is just a subconscious behavior. However, दोनों चीजों के ऊपर जो है ना वो मुद्दा माँ और बाप के ऊपर ही आता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस. अगेन आई कैन टॉक अबाउट सबकॉन्शियस पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन क्या है. This is a subconscious behavior. Let's take it option A. Subconsciously, we are opening up radars of things that we really want. Now, that's why the number one question is mental health की absolute definition क्या है? So if my child is actually earning a lot of money and he's becoming really famous and he can actually come up with ways of actually trying to get more resources in, I don't really care whether he's got some sort of a parallel problems going on in his mental or physical health. See, the question is very simple. Your definition of health is driven from the actual worldview where the purpose is settled कि मैंने दुनिया में कितना और क्या करना, ठीक है? So एक linear graph हर एक के सामने होता है, regardless of this capitalistic discussion, which is of course the core of why most of the mental problems are happening in the world. असल में जो मसला है वो ये कि एक आम सा बंदा जिसको कोई सरोकार नहीं है किसी भी चीज से, वो भी अगर मेंटल हेल्थ को डिफाइन करेगा तो वो लीनियर ग्राफ पे करेगा कि ओके आइडियली मेंटल हेल्थ का फायदा क्या है, तो वो बताएगा मेंटल हेल्थ का 101 साल जिंदा रह सकूं दुनिया में. He's going to come up with some sort of a graph, right, of how to actually put that definition of health on for some purpose. So if you want mental health, the real question is why do you want mental health? So everybody's going to come up with a real platform कि मैं किस बिना के ऊपर mental health चाह. So what you're saying is, चूंकि हमें माँ बाप को पता ही नहीं है, तो we cannot put the burden of proof of responsibility on the parents. But that's exactly where the burden of responsibility lies. कि अगर मेरे सामने ये एग्जाम्पल नहीं है कि 19 साल का फ्रेडरिक 121 सितारे डिस्कवर कर बैठा है इंग्लैंड में 1700 के दहाई के सेंचुरी के अंदर, अल-मूसा अल-ख्वारिज़मी 850 ईस्वी के अंदर 13 ऐसी किताबें लिख चुका है जो कि आज तक तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एल्गोरिथम की 16 साल के लड़के और लड़कियां उस वक्त साइंस की और लिटरेचर की, दीन की और दुनिया की तमाम तर उलूम में इस लेवल पे कहीं ना कहीं पे जा चुके हैं. I'm not saying कि हर कोई जाता है, but I'm saying proof of concept is right here in front of us. We know कि ये बटन हमें नजर आ रहे होते हैं. There is no way कि कोई अम्मी और अब्बू मुझे कहे के, और वो भी आजकल की इंफॉर्मेशन एज के अंदर, कि मुझे इमरान खान नवाज शरीफ का तो पता है, मुझे शेख रशीद और मरीम नवाज शरीफ का तो पता है, मुझे शाहरुख खान और सलमान खान को तो पता है, मगर मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे का पोटेंशियल क्या है. You understand me? That is absolute crime. It's not a mistake. It's a crime on the part of the father. प्रायोरिटी नहीं कहते बेटा, इसको पर्पस कहते हैं. मैं आपको आसान करके पूछता हूँ, आपको ऑस्कर अवार्ड्स का पता है इरम? आपको do you know what the Oscar awards are? Yes. Yeah. Do you know if Leonardo DiCaprio ever won an Oscar or Robert De Niro ever won an Oscar? I know DiCaprio. I know. मैं खाली ऑस्कर विनर के नाम ही बता रहा हूँ, फिक्र नहीं करें. Okay. You know these. They won. Yeah. So Denzel Washington, कभी मूवी देखी है उसकी, डेंजल वॉशिंगटन की? जी देखी हुई है. Okay, awesome. अब मैंने 5 ऑस्कर विनर्स के नाम बताए हैं आपको. Of course you know them, right? मुझे कोई से 5 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम बताएं. I'm sorry, आपकी आवाज कटी थी, कुछ रिपीट दैट प्लीज. कोई से 5 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम बताएं ना. Yeah, you'd have me there. I couldn't be. Yeah, I definitely have you. And of course, even if I take it out to 3, you'll be like, no, 3 is. मैं एक बता रहा हूँ सिर्फ एक. Okay. The question is, you're looking in the wrong direction and you're asking the right question. Yeah. So if you're asking the right question, we better be looking at the right direction as well. If you want something which is going, for example, if I have the wrong purpose, I'm not going to get the right recipe for my definition of health, for mental health or my physical health. Now, I'm not trying to carry a conversation, oh, you know what, let's just go into the absolute self-awareness. Everything has to be achieved by everybody. It's not going to happen, and I know it. Even if I wanted to, I wouldn't be able to pull it off. But the real question is,
and the father. Is there a science through which we know कि एक पाकिस्तान की अम्मी और पाकिस्तान का अबू, मैं पूरी दुनिया के ऊपर जनरलाइज इसलिए नहीं कर रहा because people are going to come up with exceptions. Every parent underutilizes the very machine that was given to them, and then they actually draw a curve around it. For example, एक क्लासरूम में एक बहुत बुरा टीचर जाता है, टीचर, okay? और वो टीचर को मैथमेटिक्स पढ़ानी नहीं आती, उसको 2 या 3 चैप्टर ही आते हैं खाली, तो वो 2-3 चैप्टर पढ़ा के बच्चों को टेस्ट करता है, और उस चैप्टर्स में के अंदर भी बच्चे फेल और पास हो रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट्स वो पूरी दुनिया को पब्लिश करता है कि मैंने इन बच्चों को A grades 20% A graders हैं, 30% B graders and so on and so forth, and we are not even looking into the fact that he's the worst man for the job, and उसके ग्राफ्स को लेके हम आगे मुकाबलेबाजी के अंदर आ गए हैं कि ये बच्चा मेरा ठीक है, वो बच्चा नहीं ठीक, या वो बच्चा IQ में हाई है, ये बच्चा IQ में लो है. We are not even looking at the fact कि हमने वो स्टोरी गलत स्टार्ट की. So the point I'm talking about. साहिल मैं आपको थोड़ा सा निकाबिस जो है वो उसका आपकी बड़ी जो एक्सपैंडेड ओके मैं इसको कन्वर्ट करता ताकि इसको लोगों को पता चले कि मैं इतने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से जरा सा कैनवस को छोटा करके let me give you an example. In the first 3 years of a child, 85% of the brain takes up its infrastructure. Okay, infrastructure is the perfect word for it. It's not the size or the shape; it's the infrastructure. More than 3 trillion pounds have to be made in the first 3 years. जिसके जितने ज़्यादा pounds हैं उसको उतना ज़्यादा IQ है. Simple. Okay. 30% of the brain size differs from race to race when it's tested post-adults. Okay. इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग बाकी के लोगों से 30% छोटा है साइज में. वो एक छोटी सी गाड़ी और बड़ी सी एक मशीन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स कार को और एक मेहरान को कंपेयर कर रहे हैं, और फिर मुकाबला एक ही रेस लगा दिया हमने. ज़ाहिर है स्पोर्ट्स कार ने जीतना दफा. You think कि ये तुक्का लगा है कि 99% of all Nobel Prize winners come from a certain geographical and demographical position. 99% of all field medals go to the Caucasian race. ये कोई, I mean, are they too lucky? Are they? You know, is this like a game going on? No, it's not staged. Nor is this a game. You know, it's the biggest debate right now on the planet is not कि हमारा बच्चा जो है ना स्कूल में ग्रेड्स क्या ले रहा है या पैसे कितने बनाएगा या शादी कहाँ पे करनी है. The biggest debate on the globe right now is not about AIDS or corona. The biggest debate is going on जो कि मैटर करती है ना real कि Fields medal सिर्फ Caucasians को क्यों मिलता है? Why is Fields medal white? दुनिया के अदर आंसर्स जो निकालने हैं हमने in the bigger game वो सारे के सारे एक रेस को हम तोहफे में दे दिए. I'm not against the fact कि उनको क्यों मिल रहा है. My question is not a negative question. It's a good thing that they're getting it. At least is getting it. Is बाकी 6 बिलियन जो अवाम है उनके साथ कोई मसला कर रहे हैं हम? Yeah, the answer is yes, मसला कर रहे हैं. हमें पता चल गया हो क्या मसला कर रहे हैं. वो मसला ये कर रहे हैं कि मैं आपको एक और रिसर्च बताऊं तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएं कि where does the Ashkenazi Jew come into a 20 points higher IQ index than the rest of the planet? You could mazak. When I read this, I was like, oh my God, who did this to me? Found out कि हाँ, started about 200 years ago. मेरे परदादा के भी परदादा ने शुरू की थी कहानी और मेरे अब्बू ने वो कहानी मेरे ऊपर अप्लाई की थी. So it's not a matter. अब वो अब साइंस के थ्रू मुझे पता है कि वो क्या हो रहा है. And I'm going to share with you उसको shrink कि पहले 3 साल में ही वो मामलात कर देती है पाकिस्तान की अम्मी कि उसके बाद अगले वो 50 साल रिकवर भी करे तो उसका बच्चे का वो वाले इमोशनल स्पेक्ट्रम क्रिएट ही नहीं हो सकता, उसका IQ क्रिएट ही नहीं हो सकता. वो सारा परमानेंटली डैमेज हो चुका है क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं बनने दिया गया उसका. फिर तीसरे साल और 7वें साल के बीच में ब्रेन अपनी दूसरी शिफ्ट लेता है, दूसरे कंपार्टमेंट. नियोकॉर्टेक्स इज नाउ स्टार्टिंग टू फॉर्म. 11वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट होता है बनना कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है, जिसको नंबर साइकोलॉजिस्ट जो है ना दुनिया के वो टीनेज सिंड्रोम कहते हैं. उनको यही नहीं पता कि लिम्बिक सिस्टम का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ एक ब्रिज बन रहा है, उसको मेसोलिम्बिक सिस्टम कहते हैं. लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज द रैशनल ब्रेन, डिसीजन मेकिंग ब्रेन. अब ये ब्रिज बनते वक्त जो केमिस्ट्री चेंज होती है ना, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी के दौरान खातून की केमिस्ट्री चेंज होती है.
Why is it okay for her to get grumpy? Why is that not a pregnant woman disorder? It's not, because we know the chemistry is being changed right now. She's asking for a totally other human being's whole structure and body. So her chemicals have to provide for the new balance of the two human beings which are walking right in front of us. हमें पता होता है कि you know what, she's expecting, there's a lot of going on in her brain, and she's going to have a lot more problems, and we can't even measure it on the graphs. But teenager के साथ जब ये हो रहा होता है तो psychological disorder कहा जाता है कि ये teenage syndrome है, यहाँ पे rebellious हो जाते हैं and everything. याद रखिएगा, we have the studies now. कोई भी teenage syndrome दुनिया में असल में एग्जिस्ट नहीं करता. जिन घरों के माँ बाप एक पर्पस से अलाइन हुए होते हैं और उस पर्पस को अपने एक्शन में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को टीनेज डिसऑर्डर नहीं होता. We know that. I mean, this is a scientific study. I'm not talking religion. It is the only thing that backs it up. So what I'm trying to tell you is very simple. See, 4 stages हैं ब्रेन की. जिस बंदे को ब्रेन की स्टेजेस नहीं पता, उसको मेंटल हेल्थ वाली किताबों और गुफ्तगू के अंदर शरीक भी नहीं होना चाहिए. और वो क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ, एक्चुअली प्रीनेटल के अंदर प्रीनेटल ग्राफ भी हैं हमारे पास, मगर उसके ऊपर हमें न्यूट्रिशनिस्ट को और डाइटिशियंस के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और माँ की अपनी हेल्थ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और उसमें माँ की भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि प्रीनेटल लेवल के ऊपर बच्चे की मेंटल हेल्थ परमानेंटली डैमेज की जा सकती है. You can, but you know what? That's a totally different story. From the day the child takes birth till the first year, we have the first flag. The 3rd year, we have the 2nd flag. 7th year, we have the 4th flag. 11th year, oh my God, totally different compartment being created. Okay, this is the 20% part of the brain. मैं और आप इरम दुनिया में आज तक किसी भी डिसीजन पे पहुंचे हैं ना, आज तक वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से पहुंचे. और अल्लाह ताला ने भी यही कहा कुरान पाक में कि मैं क़यामत वाले दिन आसमान से एक जंजीर आएगी, हर इंसान के माथे पे तोक लगा देगी कि यहां से सोच के तुम फैसले करते थे ना. और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि 12वें साल से पहले बच्चे से कोई सवाल नहीं है, इस पे कोई नमाज नहीं, इस पे कोई रोजा नहीं. इसको क्यों? उस बच्चे का अभी डिसीजन मेकिंग सेंटर नहीं बना हुआ, वो तो माफ है. इसको आके कहते हैं बालिग, कहते हैं बालिग आके यही होता है ना. ठीक है. सो And we have it right on the table in front of us. We have the 4 stages. इसके फौरन बाद 12वें साल के फौरन बाद जो स्टेज है ना, वो है 40वें साल में. The last thing the brain does ever is the 40th year. 40th year के अंदर the pineal gland opens up the limbic system, makes its womb and opens up like a flower inside our own brain. और 40th year के अंदर हम सबको पता है, जो lack of science के मारे हुए 1983 से पहले के साइकोलॉजिस्ट थे, वो उसको कहते थे मिड लाइफ क्राइसिस. 1983 में हमें पता चल गया कि मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, कितनी जहालत फैलाई गई है. There is a certain mechanism, limbic system ने अपना एक नया कंपार्टमेंट बना लिया है. Now we need a lot more serotonin flowing through. उसके लिए एक दवा है, उसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं. ट्रिप्टोफैन ली जाती है ताकि आप नॉर्मलाइज हो जाए. ट्रिप्टोफैन इज द ओनली what's the word facilitator for ग्लूटामेट और सेरोटोनिन मिलके आपका बैलेंस क्रिएट करते हैं बॉडी का, कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, मेरा कोई स्टेटस को में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम है कि नहीं, या है कंपेयर टू हूएवर. सो ये सेरोटोनर्जिक रिएक्शन होता है. इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं साइकोलॉजी में. सो जिस बंदे ने न्यूरोबायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, वो साइकोलॉजी की बातें को करना बंद करे. ठीक है. और जिस बंदे ने न्यूरोबायोलॉजी पढ़ी हुई है, वो साइकोलॉजी को साइंटिफिकली प्लॉट करके पेरेंट्स को बताए कि ये मशीन की तरह ही ट्रीट करो. इसका नाम भी हमने सिस्टम्स के थ्रू रखा, जो वो हाइब्रिड सिस्टम, आपने पता ना गाड़ियों का हाइब्रिड सिस्टम, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेन सिस्टम्स हैं गाड़ी की तरह. हमारा जो सबसे पीछे वाला है ना सिस्टम, उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम. ओके, बिल्कुल ऐसा लगता है गाड़ी के इंजन लगे, इंजन की पार्ट्स हैं, और इन सब के फंक्शंस हमें काफी हद तक वसूख से पता है. Okay, for example, साहिल, बात ये है कि आप जो information दे रहे हैं, it's absolutely fine, making sense, right? And let me drive it to a usable instrument for the mother and father. Okay, just yes, I'm also like trying to bring the audience into this discussion के जो आपने अभी information दी, and बीच में जो आपने अभी 1-2 statements दी हैं कि अगर majority mental health practitioners को ये information नहीं पता है,
और ये अगर जिनको पता है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स तक कन्वे करें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको वापस आपको चाहती हूँ कि ये पूरी आपके जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है उसको लिंक करें 3 चीजों के साथ, जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, और जो आपने पहले 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। मैं दूसरे बड़े अहम सवाल पे जाना चाहती हूँ, वो ये है कि हम में से जो मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं उनका फोकस यही होता है कि हम खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेफ इन्वायरमेंट, किसी हद तक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम में से मेजॉरिटी की जिंदगी इसी में गुजर जाती है कि हम अपने बच्चे को बेसिक खाने पीने की और थोड़ी बहुत एजुकेशन की सहूलत दे सकें। इसके ऊपर जो है आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इसके ऊपर है, जहां पर मैं ये मेरा बच्चा जो है वो एटलीस्ट उसे 3 वक्त का खाना मुयसर है, उसे एक बेसिक किस्म की तालीम मुयसर है, और वो उसे एक अच्छा बिस्तर मिलता है जिसपे वो जब कभी बीमार होता है डॉक्टर की फैसिलिटी ले सकता है। हम अपने मुल्क में रहते हुए जिस डेवलपिंग कंट्री में हम रह रहे हैं वहां पर हम में से मेजॉरिटी की एक्सेस में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। चाहे आप उसे कहें कि जी आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इग्नोरेंस इज चॉइस, आई बाय दैट, बट एट द सेम टाइम ये भी, इसके ऊपर भी स्टडी पढ़ें कि हम में से कितने लोगों को इंटरनेट पाकिस्तान में कितनी की फैसिलिटी, कितने लोगों को, कितनी परसेंटेज आपकी है जो कि इंटरनेट की सहूलत से जो है वो वाकिफ नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो भी जिसके पास है, जैसे आप जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, या जो जितने भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज वो सुन रहे हैं, क्या वो इसको एटलीस्ट ये रियलाइज ही करें कि ये पार्ट भी उन्हीं की ड्यूटी में फॉल करता है, और वो किस तरह अपने लैक ऑफ नॉलेज को बेहतर बनाते हुए आगे आने वाली नस्लों को जो है वो इसको ट्रांसमिट करें। आई जस्ट वांटेड टू connect your information with this question. There's so much that you packed in that question. Let me just parse this. Okay. You can generalize if you want. You don't. No, I can't because there are 2 different categories that you've spoken about. Okay, let's just start with the very base of your question. The core of your question lies on the assumption that Maslow was right when he developed this pyramid. एक बंदे का पेट ही खाली होगा तो क्या मेंटल हेल्थ की बातें करने, पहले पेट को मेरा। नाउ आई नो कि मैस्लो के ट्रायंगल को कुछ ज्यादा ही, इट इज द मोस्ट ओवररेटेड ट्रायंगल इन द वर्ल्ड। अब मैं आता हूँ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की कोताहियों और गुनाहों के ऊपर, फिक्र न करें, मैं आता हूँ। लेट्स जस्ट गेट द फिलॉसफी स्ट्रेट। मैस्लो वाज बोर्न इन 1908. Maslow was an American. Maslow was a philosopher later, psychologist first. In 1908, psychology was at its worst state. Freud still called the shots. Capitalism को आए हुए 200 साल हो चुके थे, 113 और 130 साल हो चुके हुए थे. He was right in the center of capitalistic philosophy. He was tainted with it. He was the biggest, horn for all of the wrong definitions of how human philosophy is supposed to be looked into. Now, I'm not going to talk about, but what I'm saying is, ये general assumption मुझे और आपको इरम तोहफे में मिली थी अम्मी की तरफ से, कि सबसे पहले पेट बाद में दिमाग, हमारे माँ बाप ने बताया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप केस स्टडीज देखते हैं पूरी दुनिया के तमाम तर इराज की, तो आपको पता चलता है कि दुनिया की बेहतरी जब भी हुई वो गरीब बंदे ने करके दी। उस वक्त मैस्लो क्या कर रहा था? इस ट्रायंगल को हमें फ्लिप करना पड़ेगा कि जब तक पहले पर्पस सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि मैस्लो का जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो एक्चुअली बेस पे होना चाहिए कि पहले पर्पस सेट करवाएं बच्चे का, जब बड़ा हो कि वैल्यू सिस्टम पे क्यों बात करते हैं, फितरी तकाजा क्यों है कि एक बच्चा जो है सबसे पहले नेक हो बाद में अमीर हो। हम सब एज पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जो है ना मोरालिटी के ऊपर अपनी औज के ऊपर पहुंचे, मॉनेटरी वैल्यू उसकी जहां मर्जी फ्लक्चुएट करे, उसकी मोरल वैल्यू कभी भी कॉम्प्रोमाइजेबल ना हो। वी ऑल नीड दैट, एंड नॉट जस्ट दैट आई नीड इट फॉर माय चाइल्ड, एक्चुअली यू नीड दिस फॉर माय चाइल्ड एज वेल, बिकॉज़ यू आर डिपेंडेंट ऑन द डिसीजंस ऑफ एवरीबॉडी एल्स, स्पेशली पीपल ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग। सो मैस्लो गॉट इट रॉन्ग। मैस्लो के ट्रायंगल के पिलर्स बिल्कुल ठीक डिफाइंड है, द कॉमन सेंस, बट मैस्लो का ट्रायंगल का टॉप और बॉटम है ना, उसको फ्लिप करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरी बात समझ आएगी कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पर्पस से रिवर्स इंजीनियर की जाती है।
फिजिकल हेल्थ की पर्पस से रिवर्स इंजीनियर की जाती है, सोशल हेल्थ की भी पर्पस से रिवर्स इंजीनियर की जाती है। अगर हम कैपिटलिस्टिक वैल्यूज को सामने रखेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ मेंटल हेल्थ क्या होनी चाहिए। टोटली डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर मोरल हेल्थ चाहिए आपको, मोरालिटी की आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए दुनिया में, तो उसके मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स ही फर्क पड़ जाते हैं। वो किताब ही और है, उसके केमिकल्स ही और हैं। मैं आपको एक बेस केमिकल बता रहा हूँ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि सेरोटोनर्जिक रिएक्शन हमारे अंदर किस लेवल पे होता है। हर 100 रिएक्शन में ना, हमारे लिम्बिक ब्रेन के हर 100 रिएक्शन में से 90 रिएक्शन सेरोटोनिन के होते हैं और 10 रिएक्शन बाकी के तमाम केमिकल्स के होते हैं। ओके, सो एंड दैट्स hardwired. We are serotonergic human, serotonergic creatures. Every living thing that you can see is serotonergic creature. That's the whole phylum. अगर इस फाइलम का नाम एनिमेलिया ना होता तो सेरोटोनिन होता बस। ओके, बिकॉज इज द ओनली कॉमनैलिटी बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स। उनकी हायरार्की बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होती है कि टॉप ऑफ द हायरार्की किसको रखना है, बॉटम ऑफ द हायरार्की किसको रखना है। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा टॉप ऑफ द हायरार्की में जाए, चाहे जो भी पर्पज है। ओके, a girl needs to be the prettiest girl, a man needs to be the wealthiest man, a human being needs to be the healthiest human being. Why do we actually aim for the top when we're making regular decisions? Because that's our chemistry. We do not aim for the second position ever. We always aim for the first position. और इसी को सेल्फ एस्टीम कहते हैं कि मैं अपनी हायरार्की में जो मेरे सामने डिफाइन हुई है उसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एम कर रहा हूं तो मेरी सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट है। और अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं नाइलिस्टिक हो रहा हूं और मेरी सेल्फ एस्टीम जीरो की तरफ जा रही है। That's nihilism, right? I don't even want this. I just want to die. There's no purpose. There's no nothing. I'd rather be in a jungle. I'd rather be a tree. I'd rather be a pigeon. That's called low self-esteem. Healthy self-esteem की निशानी ही सेरोटोनिन के proper reactions को करती है। आप खुद देख लेना, जब दुनिया में किसी भी साइकियाट्रिक पेशेंट को डिप्रेशन के लिए अस्पताल में लेके जाया जाता है तो उसको क्या दवा दी जाती है? उसका MRI करें या CT स्कैन करें, उसको दवा एक ही दी जाती है, SSRI का टीका लगाते हैं। सेरोटोनिन रीअपटेक, इसका मतलब है सेरोटोनिन के ग्राफ नीचे चले गए, उसको सेरोटोनिन बैलेंस कर दो, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो रहता है। ओके, मैं अपने हायरार्की में ठीक हूँ तो ठीक है, 48 आवर का विड्रॉल है उस टीके का, 48 आवर के बाद दोबारा साइकिल में जाता है। अब मसला ये है कि सेरोटोनिन का सेंटर ही डायलेट कर दिया आपने न्यूरॉन्स में, अब उसको उस टीके से आराम भी नहीं आना, अब उसको 2 टीके चाहिए, जस्ट लाइक एनी एडिक्ट, क्योंकि उसका सेंटर डायलेट एक्सटर्नली इंड्यूस जब भी किया रहता है ना केमिकल, उसका सेंटर डायलेट हो जाता है। अब उसको दुगना केमिकल और चाहिए। एक सिगरेट पीने वाले को अगली दफा 2 सिगरेट चाहिए होती है, 2 सिगरेट वाले को 4 चाहिए होते हैं, बिकॉज सेंटर डायलेट हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट। जैसे मैं पेट पूरी तरीके से भर के खाना खाऊंगा तो पेट का साइज बढ़ जाएगा, अगली दफा मुझे वो दुगना खाना चाहिए ताकि उसको बैलेंस, उसको पूरी तरह भरूं, वरना भूख का एहसास रहेगा मुझे। इसलिए अल्लाह ने कहा ना, एक नबी अलैहि सलाम ने कहा ना कि एक निवाला छोड़ के भूख खाना खत्म कर देना ताकि लाइन पूरी ना फुल हो जाए, वरना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट नीड्स रूम टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग एंड डाइजेस्ट आवर फूड। सो जस्ट दैट हमारे न्यूरल केमिस्ट्री एग्जैक्ट उसी डिजाइन के ऊपर, अल्लाह ने अपने डिजाइन नहीं कहीं बदला किसी भी ऑर्गन के अंदर। हमारा सेरोटोनिन का सेंटर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें ज्यादा सेरोटोनिन चाहिए होगी। मैंने इसलिए कहा कि there are so many things that I can talk about। सबसे पहले माँ को बेसिक्स बतानी है कि मम्मी जी 3 साल तक इस बच्चे को नर्स करना है, ये जो मर्जी कर रहा हो इसको नर्स करना है। 7 साल तक, सॉरी 7 साल तक इसको थप्पड़ नहीं लगाने, इसको जबरदस्ती कोई काम नहीं करना। खुदा का वास्ता है 7 साल से पहले स्कूल ना भेज देना, ये अम्मी को बताना पड़ेगा हमें। अगर आपने 7 साल से पहले स्कूल भेज दिया है तो आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको बॉम्ब कर दिया आपने। यू डेवास्टेटेड द फिजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इसका छोटा दिमाग है और इसका बड़ा दिमाग है, वो बेचारे एक ही काम कैसे कर सकते हैं? जैसे इसका बड़ा दिमाग है वो बेहतर काम करेगा। इसको पॉन्स कहते हैं ना, वो पॉन्स की नंबर मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। मेरे पॉन्स और आइंस्टाइन के पॉन्स में बिलियंस ऑफ पॉन्स का फर्क है, बिलियंस ऑफ पॉन्स का। और खुद सोचें मैं क्या बातें करूंगा और किसी से आइंस्टाइन के बारे में तबसरा ही कर सकता हूँ। बेचारे मतलब मैं बेचारा आइंस्टाइन से क्या पूछ सकता हूँ? वो जो मर्जी समझा देगा, उसको बच्चों की तरह समझानी पड़ेगी। बच्चा कौन होता है? बच्चे के पॉन्स कम होते हैं, बड़ा कौन होता है? उसके पॉन्स ज्यादा होते हैं। ओके, हम अपने इसको फिजिक्स के अंदर रखें। अभी सर अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं केमिस्ट्री के ऊपर आया भी नहीं हूँ। सो खाली फिजिक्स में इतना बड़ा डैमेज है
और हम बातें करें पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनी, क्यों नहीं हमारे पार्लियामेंट हाउस से लेकर मस्जिद तक हर 2 नंबर क्यों बैठा हुआ इधर? They can't even think out of the fact कि गेम स्टार्ट गलत की थी हमने. Any and every realm that you see lack of morality and you see lack of IQ. Positive correlation है दोनों की. So there is a reason behind it. So if you are saying that purpose, like मैं उसी पॉइंट से जो अभी आपने मास्लो की हायरार्की को जो है फ्लिप करने के लिए कहा, और साथ में उससे आपने कहा कि पर्पस ओरिएंटेड नहीं रहे, हमारी पेरेंटिंग में पर्पस लैक करता है. प्रीवियसली अगर मैं 50-60 साल पहले के लोगों की बात करूं तो I'm sorry if you took that. पर्पस लैक नहीं करता, गलत पर्पस इंस्टॉल हुआ है. लैक की वजह से पर्पस लैक कर नहीं सकता ना. ठीक है, पर्पस तो हमेशा होता है, बट वो पर्पस जो है वो मौजूद है, बट वो एज पर दी सिस्टम, एज पर दी मशीन नहीं है. जो मशीन का पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसको बहुत ऑर्डिनरी पर्पस के साथ हम रेज कर रहे हैं. लेट्स से मनी मेकिंग मशीन्स बनाना चाहते हैं, या समझ लें कोई उसकी 1/3 भी उसका. यस. सो मैं उसका आपके साथ कंपैरिजन, ये अगली एक डायमेंशन ये कहना चाहती हूँ कि जो आज से 50-60 साल पहले के पेरेंट्स थे, ठीक है, उनका पर्पस और उनको आप आज के मॉडर्न पेरेंट्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं. उनके जो हम ये बड़ा कॉमनली सुनते हैं, तालीम और तरबियत का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है. आपने भी कहा जी वैल्यू सिस्टम के बारे में क्यों कहा जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, उस सारी चीज़ में. और मैं उसमें थोड़ा सा I want to add जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो पर्पस और स्पिरिचुअलिटी का जो है वो कॉन्टेक्ट क्या है. I mean, कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट ये मैं मेंटल हेल्थ के साथ भी लिंक करना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि दे आर द वन हु कैन प्रोवाइड एवरीथिंग, और उनकी विल मैटर करती है, और वो जो हमारे यहाँ एक एयर ऑफ एंटाइटलमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम आज के मॉडर्न बच्चे में कि आपकी जो कहेंगे वो पूरी हो जाएगी ख्वाहिश, और आपको नो नहीं कहा जा सकता. जो अभी आपने भी कहा 7 साल तक बच्चे को नर्स करें. सो ये जो हमारी मॉडर्न पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें हमारे टाइम की या हमारे पेरेंट्स के पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस में, तो उसमें आप आज के वो पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में क्या वेरिएशन देखते हैं? आपने जो टाइमलाइन दी है ना वो बहुत छोटी है. 50 साल पहले भी उतने ही अहमकाना हरकतें हो रही थी, तो अभी हो रही है. एक्चुअली हमने थोड़ा और तेज कर दी. 50 साल पहले पास यूट्यूब नहीं थी और फेसबुक नहीं था, टम्बलर नहीं था, ऐसे बाकी तो एक्चुअली वी आर वर्स देन देम ऑफ कोर्स फॉर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स. हमारे और क्रिम्सन रेड हो गए, पहले वो खाली रेड थे. 500 साल पहले जाएंगी तो थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, और 1000 साल पहले और चेंज नजर आएगा. 50 साल पहले वालों चेंज क्या था? 50 साल वाले पेरेंट्स थे, उन्होंने तो कौम तबाह की हमारी. दिस इज द रीजन वी आर वेयर वी आर. So let's not give them any credit. Let's just call a spade a spade. These people were incompetent and they did whatever they could, whatever they thought was right. And the fact that they did not know from right or wrong, that's why we are at a stage wherever we are. Now, who am I comparing Pakistan with? I'm not comparing Pakistan with America or Scandinavia. Trust me. There is no way. When first world or second world ko aise nahi dekhta hota. I look at the world and the planet from a totally different angle. And I look at the curve of morality, and this is either going up or down. It's not a stagnant curve. Morality हमेशा या ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है. Morality steep curve में नहीं होती. Anything else we can actually draw different dimensional graphs on. जो हमारे साथ जो हमारा ये एंगल आपने लिया ना कि let's just go back in history and see कि कोई बेहतरीन एग्जाम्पल मिली है कि नहीं. तो again we don't have enough data कि पेरेंटिंग मॉडल क्या था. So what we do is we go back to where the real ages of real enlightenment started. Okay, जब दुनिया डेवस्टेशन में आई थी तो क्या हुआ था. So we know, and I'm not talking about religion here, trust me, I'm talking science here, कि 3-4 ही ऐसे वाकयात हुए कि जिसके बाद all of a sudden दुनिया में बेहतरी का एक वाकया होना शुरू हुआ. Morality and value of life, value of human beings, rights of human beings, and the very establishment of the platforms of learning, सीखना का, knowledge का, जिद्दत का, and evolution of all of those books जब शुरू हुई है ना, तो वो 2-3 major flags हैं. Again, I'm not talking religion here, याद रखिए.
So the one time that it did happen, it happened in a little part called Palestine. It did happen. Okay? It happened in Palestine about 3,000 years ago. And that time we found out कि यार वाकई उस रेस ने वाकई में they started to change the way all human beings were working out. और turned out कि उन्होंने ये claim किया कि अल्लाह ने डायरेक्ट उनको बताया. मान लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा वाकया पहली दफा हुआ था. ये नॉन हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं, नूह अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा. ये नॉन रिटन हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ. वी स्टिल हैव द टेक्स्ट फॉर इट. उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले जी 16,000 साल पहले हुआ था. और ऑल ऑफ अ सडन इलाका वही था, थोड़ा सा, और तकरीबन 1200 मील ईस्ट में हुआ था पैलेस्टीन से. ये 16,000 साल पहले क्या हुआ था? पता चला कि दुनिया को उन्होंने नक्शे द वेरी knowledge of cultivation of barley and wheat and different crops started. The whole agricultural revolution started, and the whole planet is now still eating the fruits, literally, no pun intended, the fruits of their agricultural reforms. Okay, right. So what happened? उन्होंने कहा हमें भी अल्लाह ने बताया डायरेक्ट. उन्होंने 26,000 किताबें लिख के बताया कि हमें डायरेक्ट अल्लाह ने बताया. 3,000 साल पहले अल्लाह ने. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद all of a sudden the final step was taken, जिसमें कि ऑल सडन वापस थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आ जाएं आप मेसोपोटामिया के. पहले पैलेस्टीन की बात की मैंने, बाद में मेसोपोटामिया की बात की. अब मैं डायरेक्ट मदीना की बात कर रहा हूँ. मदीना में ऑल सडन पीपल स्टार्टेड द रेवोल्यूशन. एंड यूरोप तक द ओनली रियल नोन पोप जिसने साइंस और मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी है, वो पोप कोर्डोबा में पढ़ाई करके बैठा हुआ था. उसने ख्वारिज़मी की किताबें पढ़ी थी, क्योंकि वो 900 में ख्वारिज़मी 856 में मर गया था, 866 में. ख्वारिज़मी और उसके डायरेक्ट खत और किताबत भी आपस में. They had started the revolution of mathematics, and obviously he was a pope. Morality was priority. ख्वारिज़मी was directly reaping the fruits of the state of Medina at that time. So morality भी पीक पे थी, साइंस भी पीक पे थी, STEM fields were growing. अभी तक STEM fields इन्हीं 4 बंदों की मरहूने मिन्नत है. All astronomy, all mathematics. I'm not talking religion here, याद रखिएगा. What I'm saying is जब दुनिया के नक्शे बदले जाते हैं तो हमारे पास 3 या 4 मिलते हैं. उन चारों के चारों मेजर इवेंट्स के पीछे एविडेंस पाया जाता है. 4 आउट ऑफ 3 तो क्लेम ही करते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह सिखा रहा है हमें. 4 में से 3 ने मुंह से क्लेम किया. हज़रत मूसा का क्लेम है ना, अल्लाह ने डायरेक्ट बनी इसराइल को दी. ठीक है. जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, द सुमेरियंस, दे क्लेम कि हमें डायरेक्ट आसमान से फरिश्ते आके सिखा रहे थे. ठीक है. बार्ली उन्होंने गिफ्ट में दिया. आपको भी पता है, मुझे पता है, साइंस को भी पता है कि wheat is not a local crop. Earth does not. It had to come from somewhere, right? Yeah. The first seed of wheat and barley did not come from this planet. We just start thinking, okay, let's just not talk, metaphysics here. Let's just talk physics. Coming back, फिर Age of Enlightenment 1618 से 1648 तक Age of Enlightenment हुई. उसके बाद Age of Philosophy, 18वीं सदी को तो कहते हैं Age of Philosophy, Century of Philosophy. People started like Hume, Descartes, Dostoevsky, सबसे बड़ा नाम इस वक्त का, Alexander, और Nietzsche. यूरोप ने फिर छलांग लगाई कि यार, you know what, हम अब मुंह पे पेंट करना बंद कर रहे हैं, हम जंगलों से बाहर आ रहे हैं. We are going to do whatever we can for this planet, and their children change the way this planet actually behaves. वो अलग बात है कि फिर 1800 के एंड में विक्टोरियन द इंग्लिश आई थिंक हेनरी वाज, जिसने कहा कि नहीं, सबसे पहले काम पैसे बनाना है, सबसे पहले पैसे बनाना. और जब उसने ये काम शुरू किया तो हर बच्चा हमारा अब सिर्फ पैसे बनाने को मेंटली हेल्थी कह रहा है, फिजिकली हेल्थ कह रहा है. गुड लुकिंग इज फिजिकली हेल्थी. इफ he's got more resources, he's got the real formula. So again, a crash course of history में आपको ये बता रहा हूँ कि पेरेंटिंग मॉडल के लिए एग्जांपल्स हमें हिस्ट्री में जाके मिलेगा ही नहीं कभी कि अम्मी और अबू ने करना क्या है. हमारे पास डेटा सोर्स और फनल थी नहीं कि उस वक्त के पेरेंट्स क्या कर रहे थे. तो द बेस्ट के सिनेरियोज क्या हमें सुन्नत में मिलता है? क्या नबी अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों के साथ कोई खास मॉडलिंग कर रहे थे? तो यस, हमें मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि मोर सेल्फ अवेयर पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट, which was the Prophet ﷺ, the most self-aware. He had to have some sort of a model for Fatima bint Muhammad and then Hassan bin Hussein, and because हमारे पास एक मॉडल नजर आ जाएगा कि okay, what is the religious point of view, कि माँ और बाप का बच्चे के साथ किस तरह का लिंक होना जरूरी है, और फिर आगे उसके डिविडेंड्स क्या होते हैं.
and we all know the dividends कि morality की peak आ गई थी, yes आ गई थी, practice हुई थी, yes practice हुई थी, कितने साल practice हुई थी, कुछ 100-150 साल तक तो practice हुई थी, that's enough of a sample from me. Self-aware people, did they do anything? Yes. What did they do? They took over the world. Really? Did that do any good to the planet? Of course they did that happened to be the best thing that ever happened. Who says? The people who are actually calling the shots right now of all the Nobel Prize and the Fields Medal winners, Ashkenazi Jews. Really? Ashkenazi Jews क्या कहते हैं Muslim modeling के ऊपर? They say this is the best thing that ever happened to them. The golden years of Judaism is under the Islamic tutelage of the first 300-400 years when the Islamic Empire was at its peak. मैं आपको बता रहा हूँ पूरी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर effects कैसे आते हैं अगर 3 indicators on हो. Number 1, morality on हो. Number 2, learning on हो. Learning platform open है. और number 3, इसको temperance, के balance, दोनों के अंदर balance on. कि morality पे कोई compromise नहीं है. जो जिसका जो मजहब है practice करे, सीखेंगे हम सबसे. Okay, morality पे कोई compromise on everything else is allowed. That is the model which was practiced for hundreds of years in 3 different occasions. And all 3 occasions gave us the finest ever books written on any and every subject you can pick. आपको पता चल जाएगा कि वो उन्हीं 3 eras के अंदर से आ रही. वो किनके बच्चे थे? वो उन लोगों के बच्चे थे कि जिनके पर्पस क्लियर थे कि भैया असल में कहानी जो है ना वो ह्यूमन कैपिटल के साथ खेलनी है. वो अपने अपने घर के साथ नहीं खेलनी. अभी भी मैं आपको बताऊं, I'm not going to talk about politics right now. Politics, please don't think मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ भी नहीं, ना मैं PTI में हूँ, ना मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में. No, I'm not. बट अभी भी जो डिस्प्यूट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, ये नवाज शरीफ साहब ने खाली अपने घर को क्यों भला किया, कोई कौम के पैसे लेके अपने घर को क्यों इंग्लैंड में और wherever he was pumping the money. मगर इरम आपके और आपके हस्बैंड के डाउट आपकी अम्मी अबू की और मेरे अम्मी अबू को, मेरे भी और मेरी बेगमात की, all of those people on the same model. Yeah. मैं पहले अपनी फैमिली को सिक्योर करूं जी, बाद में सोचूंगा मैं जी. इस डेफिनेशन के ऊपर द अपेरेंट एलिगेशन ऑफ नवाज शरीफ मेक्स हिम द परफेक्ट फादर इन पाकिस्तान. ही इज द बेस्ट फादर इन द कंट्री एंड दोस स्केल्स कि उसने अपने बच्चों को सबसे पहले सिक्योर किया है, माल इकट्ठा करके अपने पोतों तक के लिए उसने हिफाजत की इक़दाम किए. व्हाई इज ही अ फेलियर? मैं उसी पेरेंटल मॉडल के ऊपर तो मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ. हाँ जी, समझ रहे हैं? मगर he deemed a failure on the scale of morality कि भाई मोरालिटी में आप अपने बच्चे को नहीं सोचते, आप पूरी दुनिया का सोचते हैं, अपने डिपेंडेंट्स का सोचते हैं. इमरान खान का तो केस ही है उनके खिलाफ. हाँ जी, सोचिए जब हम इस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, हम ये बात इस लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज और उसके पीछे जा जाके मेहनत और अपना खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, धरने देते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं नहीं मेंटल हेल्थ बच्चे की तब ठीक होगी जब he is going to have my kind of purpose. I'm sorry, when I showed it कि पर्पस को कैसे सेटल करते हैं और उसने अपने घर बना लिए, उसने अपने महल बना लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी पूरी कर दी, तो वो तो उसको फिर विनर भी डिक्लेयर करें ना साथ साथ. Let's not be we actually at least hypocrisy से तो बाहर है ना. हाँ जी, but अभी in terms of we can agree on that कि in terms of the brain infrastructure and our serotonin receptors काफी हद तक it's been compromised, but from this point how ये आपने इरम वाली गलती कर रहे हैं. See, serotonin compromise नहीं होता. Let me tell you how it works. I mean what I meant was कि it's not how it's supposed to be. Serotonin बिल गेट्स के बच्चों का और बिल गेट्स सबसे ज्यादा हेल्थी सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स हैं. ओके, हाँ जी, और उतने ही रिसेप्टर्स खालिद बिन वलीद के और अबू बकर के भी थे जी. याद रखिएगा, जो भी हो पर्पस से अगर आप करीब जा रहे हैं तो आपका सेरोटोनिन फ्लो बढ़ रहा है, पर्पस से दूर हो रहे हैं सेरोटोनिन फ्लो कम हो रहा है. सो इफ अ गर्ल वांट्स टू बी द प्रीटीएस्ट गर्ल एंड शी हैज गॉट सम मोल्स ऑन हर फेस, ऑल ऑफ अ सडन उसका सेरोटोनिन कम होना शुरू हो जाएगा. ओके, इफ अ गर्ल be the most learned scholar तो उसको मोल से सेरोटोनिन कम नहीं होगा, उसके दांत टूट सेरोटोनिन कम नहीं होगा. ओके, उसके मुंह पे सेरोटोनिन कम नहीं होगा because she's aiming for something else. But if a girl is in a house कि अगर शादी ना
तू दुनिया की सबसे नाकाम तरीन औरत है और शादी के लिए इंडिकेटर सबसे बड़ा 32% कंट्रीब्यूटर लुक्स होता है, ठीक है, लड़कों का 92% लड़कियों का लुक्स होता है ना, ठीक है, लड़की जैसी मर्जी बस प्यारी, पता है ना आपको इस बात, we boys know that, we play that game, right? लड़की प्यारी है सबसे पहला इंडिकेटर। अब एक लड़की को पता है कि लड़कों का इंडिकेटर ही लुक्स के ऊपर है, तो उसका सेरोटोनिन माँ और बाप मिलके उसकी लुक्स पे लाइन अप कर देते हैं। मैं आपको बता दूं दाऊद, अभी तक मैंने और दाऊद आपने जी मैंने और एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, बॉयज हियर, राइट, मैं और आप बॉयज बातचीत कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। यू एंड आई विल एवर थिंक कि हम में से हैंडसम कौन है, वी विल नेवर थिंक लाइक दैट, बट दिस बॉयज ऑल ऑफ अ सडन उस कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की एंटर हो जाती है। I get where you're going with this, Yeah, but people are not going to get this unless I finish this story, okay? All of a sudden, as soon as a pretty girl comes into the room, 10 boys who were talking religion, okay? All of a sudden, they will start to know exactly कि मेरी hierarchy of handsomeness के अंदर placement किधर है। Every boy, इसका ज़्यादा चांस है, इसका कम चांस है। जो बेचारा गंजा है, ज़रा मोटा है, वो अपने आप को डिप्रेशन में लेगा कि यार इस हायरार्की में मैं जीरो पे हूं। नेचुरल सेरोटोनिन अपने आप को प्लेस करता है हायरार्की में, ये याद रखिएगा। ये गेम तो आप खेलते हैं जब कोई खूबसूरत लड़की कमरे में एंटर हो, ये बेचारी लड़की बचपन से इस गेम को खिलाया जाता है, इसको प्रैक्टिस कराई जाती है। उस बेचारी की वॉक टॉक, उसके हुलिया, उसके बाल, उसके लुक्स, उसके मेकअप, एवरीथिंग इज मोर कॉशियसली डिफाइंड फॉर हर देन मैंने और आपने कितने पैसे बनाने। ओके, दिस इज द गेम, दैट्स व्हाई आई सेड मैं 1908 में पैदा, उसके बस में नहीं था कि वो कैपिटलिज्म से बाहर जाके हायरार्की बनाए। वो पैदा ही उसमें हुआ, he had to come up with some sort of a solution out of the problem that he was born into. We are all born into that. However, हमारे पास ये है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन फ्लो आती है। We can compare के बैचलर के अलावा भी ऑप्शंस थी। प्लस फिर मुस्लिम्स, हमारी हायरार्की ऑफ पूरा इब्राहिम ने अपने इस्माइल को जब हाजरा को दिया था ना, तो हाजरा को देते वक्त बाप he turned back and then he prayed for who? He prayed for the mother and the child. And what did he pray for his child? He actually gave the hierarchy of competence. And first, सबसे पहले, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने करीब नमाज का पाबंद बनाई। पहली आयत सुना रहा हूँ। उसके बाद लोगों के लिए इसके दिल में और इसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दें। हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस मैस्लो वाली है, याद रखिएगा। लॉन्गिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ फादर, सेल्फ एस्टीम की। और उसके बाद या अल्लाह इसके रिस्क का भी इंतजाम कर दें। एग्जैक्ट उल्टा हायरार्किकल पिरामिड बनाया था इब्राहिम ने इस्माइल के लिए। You think he did not know what he was talking about? He was the only man who knew what he was talking about in the planet at that time. So when he सबसे पहले पर्पस, बाद में सेल्फ एस्टीम और सोशल इश्यूज, सबसे एंड में देखेंगे पैसे कितने मिलते हैं तुझे। मैथुन ने एग्जैक्ट उल्टा किया इसको। जब मैथुन ने एग्जैक्ट उल्टा किया तो मैं और आप और मेरे अम्मी और अप्पू और मेरे दादा दादी ने मिलकर फिर वही काम करना था कि सबसे पहले उसके बाद गाड़ी, उसके बाद बीवी, उसके बाद बच्चे। बस that's our game. That is the worst mental situation that you can be into. अब इसके ऊपर हेल्प नापना शुरू करूंगा तो जाहिर है फिर इसी के ऊपर ही लाइफ गुजारूंगा। अंडरस्टैंड बिगर प्रॉब्लम, डिप्रेशन तब होती है जब सेरोटोनिन लो होता है, बस याद रखिएगा। अब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पर्पज आपका, उसमें अगर आप अचीव नहीं करें तो मेंटल हेल्थ आपकी डाउन हो गई, सेरोटोनिन लो हो गया, फिर SSRI के टीके लगवाएं या फिर बाकायदा गोलियां लें। अब यही बात कि हमारे पास क्या टाइम है कि हम पेरेंटिंग के ऊपर आके सेरोटोनिन को अलाइन करें, इतना टाइम नहीं। मगर एटलीस्ट इतनी सी बात कि मैंने अभी खाली 1% ऑफ सेरोटोनिन बताया। अगर मैं आपको डोपामिन के मसाइल बता दूं तो आपको पता चलेगा कि इन माओं और बापों को जेल में होना चाहिए। जो माँ बाप 3-2 साल के बच्चे को स्कूल में डालते हैं, दे शुड बी इन जेल। साहिर साहब कैसे? साहिर साहब यही तो मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है। वो बेचारे क्यों जेल में जाएं? उनको तो खुद किसी ने नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। शादी अम्मा अब्बा करना चाहते थे, वो ना शादी करना चाहते थे, ना बच्चे पैदा करना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। एंड आप जिसको ये कह रहे हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री रखी है, शादी, जॉब और घर, काम, बच्चे, ये तो हम, मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो हम एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ अस, अगर हमें एक पैराडाइम दे दे, हाँ तो वो शायद हम ये सब करें ही ना।
हाँ ठीक है, आप उसको जिस भी नाम से बोले, मैं इसको एक्सेप्टेंस के लिए बोल रही हूँ कि मुझे तो सोसाइटी में जगह ही नहीं मिल रही जब तक ये सब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये इंसान की डिलिबरेट चॉइस है कि वो उसको पेनलाइज करें। मैं ये कह रही हूँ कि इस सोसाइटी को पेनलाइज करना चाहिए, इस सोसाइटी को सीज करें कि जहां से ये सारी चीज हम जिसको हर्ड मेंटालिटी कह के आप डिसमिस कर रहे हैं, इस सोसाइटी को देखें कि ये क्या इकट्ठे रहने के या एक जो है वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बट आई जस्ट वांट के ये बेचारे पेरेंट्स को इतना भी हमें जो है ना वो सख्ती नहीं करनी चाहिए। मगर योर ऑनर, मेरा केस तो सुन लें। मेरा केस एम्पैथी के बेस के ऊपर है। मेरा केस में एम्पैथी इज द पिवट। उन माँ बाप को आपने हर्ड मेंटालिटी के अंदर जाके वीटो नहीं दे देना, एम्पैथी तो नहीं निकलगी ना उनके अंदर से। हाँ तो एम्पैथी अगर है, नहीं साहिल, अगर एम्पैथी है तो उन्हें टॉलरेट करें ना। एम्पैथी है तो उन्हें स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव करने का चांस दें, उन्हें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए मौका दें। जितनी भी आपके बच्चे की उम्र है प्लीज उनको मौका दें और कहें कि जो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कई मैंने आपसे इसी का एक सवाल पूछना था कि एक खड़ा कह रहा, जज साहब मुझे तो पता ही था कत्ल करना जो है ना गुनाह है, तो उसको माफ कर देंगे आप? नहीं, जो कत्ल भी है, कत्ल बिल खता जो है उसकी माफी है। आपसे अगर गलती से हुआ उसके ऊपर पूरी आपकी क्रिमिनल लॉ में एक खास कैटेगरी बनी हुई है कत्ल बिल खता के नाम से। ठीक है, ये नहीं है कि इंटेंशन मैटर करती है, उसका पूरा आप जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप जो है वो किस इंटेंशन से घर से निकले थे और क्या आपके साथ हुआ। हादसाती तौर पर गोली आप नहीं चला रहे थे, आपका उस मकसद उस बंदे को मारना नहीं था, लेकिन गलती से जो है वो अगर आप किसी की वजह बन गए हैं कत्ल की, तो वो भी एक जो है वो पूरा उसकी प्ली ली जा सकती है। I think Daud, we have lost. I think we've lost him. Yeah, वो stuck हो गया। So let's wait for him. Yeah. वैसे खैर अभी जो मैं उनसे भी सवाल पूछना चाह रहा था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि even though it's been, as he's pointed out, काफी in technical terms भी कि how bad it is right now for the children right now जिनके साथ brain infrastructure properly नहीं हो पाया build. अब in terms of damage control, if you want to put it that way, what should the parents do from now, from this point, to rectify for those mistakes, if you want to call it, even though it wasn't their fault, but what should they do ताकि वो उसको दाऊद, मेरी तो पैराडाइम फर्क है एंड मैं सिर्फ उनके पर्पस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग मॉडल में हमें जो हमारा पर्पस है उसमें एक जो हायरार्की का कॉन्सेप्ट है वो ये रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के नीचे काम करते हैं और अल्लाह ताला की विल इज सुपीरियर देन आवर विल, राइट? और जो बच्चे हैं वो अल्लाह ताला वो दुनिया में आने का एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी है। आई मीन उन्होंने आना ही है। पेरेंट्स जो हैं वो एक सोर्स बने हैं जिसके थ्रू बच्चे दुनिया में आए हैं। हम में जो मोहब्बत और रिलेशनशिप एफिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जो कंट्रोल की एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन और फ्रीक्वेंट है। वो हर लीडरशिप मॉडल में और हम सब के अंदर कंट्रोल करना जो है ना वो बड़ा हम उसकी तरफ बहुत एडिक्ट हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी ज़िंदगी का बैलेंस इस तरह से करें कि बच्चों में फेथ की ट्रेनिंग करें कि शुरू दिन से बताएं, अपनी रोल मॉडल करें उनको कि हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, एक सॉवरेन अथॉरिटी है जिसके सामने हम सारे बाव करते हैं और दुनिया सारी उसके निज़ाम के हिसाब से चलती है और आप भी उसके निज़ाम का एक स्मॉलर यूनिट है। तो वो मेरे ख्याल में वो आपको वो हायर पर्पस आपकी आने वाली नस्लों के लिए सेट हो जाता है जब आपने वो फेथ, वो रिलेशनशिप बच्चे का अल्लाह ताला से बना दिया है। अनफॉर्चुनेटली हम जब क्राइसिस में जाते हैं या एडवर्सिटी में जाते हैं तो हम इसलिए भी जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना कैसे है। जी, आपकी किसी हद तक इस बात से मुत्तफिक करती हूँ कि जो डैमेज हम शुरू के सालों में क्रिएट कर देते हैं अपनी नावाकफियत होने की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से, जब हमारे पास एडल्ट ट्रेनिंग या कोचिंग में हम जाते हैं तो वहाँ सालों लग जाते हैं उस एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए।
तो मैं इस चीज को नहीं मानती कि एक दफा अगर डैमेज हो जाए तो वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। इवन साइकोलॉजी ये कहती है कि जो ताल्लुक माँ बाप के साथ हम बनाते हैं वो ही हमारे आने वाले हर अटैचमेंट को डिफाइन करता है। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सीख जाए, मुझे उसको वो मॉडल करके देना होगा कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। एक पिक्चर बनाएं और उस पिक्चर में सबसे ऊपर जो है वो एक जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें या रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अल्लाह ताला को दिखाएं कि हम किसके सामने झुकते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तो हम किससे मदद के लिए पुकारते हैं, ताकि बच्चे का पर्पस पहले दिन से ही जो है वो अलाइंड हो। सही। अच्छा, आज का फिर सेशन कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि टू द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, ऑब्वियसली उनको तो यही लग रहा होगा क्योंकि सिंस दे हैव अडॉप्टेड अ सर्टेन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग दे मस्ट थिंक दैट इट्स राइट। तो हाउ वुड उनको आप क्या कहेंगी कि वो अपने किस तरह के साइंस अपने बच्चों में देखें टू एक्चुअली recognize whether something's wrong or not, whether if they need to change their parenting style or not? So I'm restating the same question to our honorable guest Sahil साहब। आप प्लीज इस सेशन को रैप अप करते हुए बताइए कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी chaotic एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट क्या अगर हम जैसे जो सीखना चाहते हैं, दाऊद जैसे, मेरे जैसे जो सीखने वाले लोग हैं, उनको आप कैसे सिखाएंगे to maybe start the first step? Well, learn, read. जैसे आप किसी भी जॉब पे जाते हैं तो उसका मैनुअल आपके पास आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं आपके पास। तो बच्चे के साथ भी ऐसे ही मामला करना पड़ेगा। एक बहुत ही नाजुक मशीन है जो आपको मिलती है, परमानेंटली डेंट हो जाएगी और कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे आप उसको। जब भी अगर आपने ऐसी कुछ ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं, मैंने आपको इसलिए ब्रेन की 4-5 स्टेजेस बताई हैं, और वो उनमें से 4 में से 3 स्टेजेस तो अम्मी के पास होती हैं, हाथ में होती है। 40वें साल वाली स्टेज को छोड़ दें आप। नाउ इफ यू वांट टू हैव अ चाइल्ड विद अ बिगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ एंड फ्लेवर जो कि उस बेचारे ने गुजारना इनएविटेबली, तो उसको उसकी प्रिपरेशन किट भी तो बचपन में से ही प्रिपेयर करना है। उसकी एक्सपोजर दें बच्चे को पालते वक्त, उसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन को मद्देनजर रखें। उसके लिए क्या चाहिए वो 1 घंटे के सेशन में मैं आपको पूरी टूल किट तो नहीं बता सकता, मगर एटलीस्ट आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और खुदा का वास्ता है ये अमेज़न के ऊपर या गूगल के ऊपर आर्टिकल से पढ़ना बंद, स्पेशली व्हाट्सएप काफी मिस इन्फॉर्मेशन का हब है, आई हैव सीन। Yes. I think there seem to be problems again. Yes, I think his internet is creating a trouble. It's unfortunate. एकेडमिक रिव्यू देखें कहाँ पे कौन से जगहों के ऊपर आपको accredited जर्नल्स हैं जो कि बाकायदा साइकियाट्रिक मेडिसिन से अप्रूव्ड हैं, और बहुत एहतियात के साथ अपने बच्चे को ट्रीट करें कि मैंने पहले 3 सालों में क्या 3-4 काम हैं जो कि इसके ब्रेन के मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। और उसको बहुत आसान है, वो तो मैं अभी बताता हूँ आपको। वो उसकी फिजिक्स है, उसकी मूवमेंट, उसका एक्सपोजर टू हिज डक्टाइल मूवमेंट, उसकी प्लेइंग कंडीशंस, उसकी स्लीपिंग कंडीशंस का ख्याल रखना। आपने 7वें साल तक आपने उसको फिजिकली इतना एक्टिव करना है जैसे कि आप उसको एथलीट बना रहे हैं बड़े होके। इस लेवल की आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है। उसको किसी भी लेवल के ऊपर मेंटल बर्डन डालना ही नहीं। उसका तो ब्रेन का पार्ट ही नहीं बना हुआ जो कि ये बता सके कि ये 2 का पहाड़ा में सीख रहा हूँ, इसका काम क्या है दुनिया में, उसको समझ ही नहीं आनी। सो व्हाई आर वी actually trying to put the burden of that sort of a philosophical what's the word labyrinth on this tiny little machine? 13वें साल के बाद उसको जितना मसले में डालें आप। उसको मेंटल प्रॉब्लम्स देनी जरूरी है 13वें साल में, 14वें साल में। उसको प्रॉपर स्ट्रेस में डालना है आपने। नाज नखरे से नहीं बढ़ता इंसान, मगर बच्चा जो है उसको जब अल्लाह ने प्रेशर नहीं डाला, जिसने मशीन बनाई है उसको पता है ना, जिसपे नमाज नहीं अल्लाह ने फर्ज की उसके ऊपर हम जो है ना फिजिक्स फर्ज करके बैठ गए, उसके ऊपर बायोलॉजी फर्ज करके बैठ गए, उसके लिए ग्रेड सिस्टम ग्रेड पॉइंट एवरेज फर्ज करके बैठ गए। ऐसा देयर इज नो वे दैट a human child is supposed to। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा उसका मैकेनिज्म बता दूं। माँ की प्रेजेंस की वजह से, बाप की प्रेजेंस की वजह से बच्चे का ऑक्सीटोसिन लेवल जो है ना वो मेंटेन होता है, 60 और 90 के बीच में होता है।
अगर माँ और बाप नहीं है और कोई और लोकेलिटी में है, वो है फॉर एग्जांपल क्लास टीचर के साथ है, तो उसको ऑक्सीटोसिन ट्रिगर ही नहीं होगा, वैसे कोर्टिसोल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर हो। कोर्टिसोल ब्रेन को श्रिंक करता होता है, तभी तो दिमाग छोटे हैं हमारे। सो द रियल क्वेश्चन इज माँ की प्रेजेंस कब तक जरूरत है, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन किया जाए। तो माँ की प्रेजेंस 7वें साल से पहले तो डेली जरूरत है, और माँ के और बाप के होते हुए बच्चा अपने कोर्टिसोल लेवल को, कोर्टिसोल इनहिबिटर है, जो अम्मी होती है हमारी वो कोर्टिसोल इनहिबिटर होती है। कोर्टिसोल स्ट्रेस का केमिकल है, दिमाग को बंद करता है कोर्टिसोल, उसका काम मसल्स की एफिशिएंसी है कोर्टिसोल की। दिमाग लिटरली ऑफ हो जाता है जब कोर्टिसोल ऑन होता है तो, और माँ के होते हुए कोर्टिसोल ऑन नहीं होता। तो ऑक्सीटोसिन एंड कोर्टिसोल आर ऐसी रेसिप्रोकेटिव केमिकल्स। तो जब आपने कोर्टिसोल प्रोन घर में रखा हो, बाप आके टेरर और एक अपने फ्यूडलिस्टिक अप्रोच के साथ आता हो, थप्पड़ से बात होती हो, फ्राउन इन द ऑन द फेस ऑल द टाइम हो, बात करते वक्त घूरता हो आंखों के, मेरे से सवाल किए क्यों है, या फिर मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो, तो फिर बच्चों ने कोर्टिसोल प्रोन क्लाइमेट के अंदर ही पलना है। पेरेंटिंग इज डन ऑन द क्लाइमेट कंट्रोल ओनली। फॉर द फर्स्ट 12 years you're nothing but climate managers। आप वेदर और जैसे मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं इस वक्त। घर का क्लाइमेट कैसे दुरुस्त करना है आप, उसके घर के क्लाइमेट का इंडिकेटर क्या है, बच्चे की केमिस्ट्री। बच्चे की केमिस्ट्री अगर कोर्टिसोल प्रोन है तो आपके घर का क्लाइमेट नेगेटिव है। अगर बच्चे की केमिस्ट्री ऑक्सीटोसिन प्रोन है, घर का क्लाइमेट जो है वो पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के जितनी मर्जी बातें कर लें, जब तक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होगा माँ और बाप की तरफ से, तब तक उसकी साइकोलॉजी पॉजिटिव नहीं हो रही। तो ओनली रियल केमिस्ट्री that the only indicator that we have of psychology is in chemistry। तो केमिस्ट्री रेगुलेट करनी है, आपने, आप केमिस्ट हैं, एज मदर एंड फादर आपने बच्चे के ब्रेन के अंदर केमिकल्स को रेगुलेट करना है, और उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर एक को पता होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ इस वक्त जो है वो उसकी पॉजिटिविटी मॉड्यूलेट कर रही है, नेगेटिविटी। उनको टफ टास्क देंगे तो नेगेटिव साइकोलॉजी में आएंगे, हार्ड इजी टू अकॉम्प्लिश टास्क देंगे तो पॉजिटिव साइकोलॉजी हो जाएगी। It's such a simple mechanism if you only get to look at the reactions of the child। मैं आपको आसान करके बताता हूँ। पर्सनैलिटी टाइप्स में ना ये 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट इस वक्त दुनिया में पब्लिश करते फिर रहे हैं, जो कि बाय द वे पूरी तरीके से रिडिक्यूल भी हो रहे हैं एकेडमिक रिव्यूज के। एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप जो होती है वो बहुत ज्यादा ओपन होती है, और इंट्रोवर्ट होते हैं वो जो जरा बात कम करते हैं, दे अबाउट देमसेल्व्स एंड दे यू नो वेरी रिजर्व। साइंस के इतनी खिलाफ बात मैंने आज तक, कुछ चीजें होती हैं जो 10% गलत होती है, 20%, कुछ चीजें होती हैं जो एग्जैक्ट गलत 100% उलट बात कर रही होती है। देयर इज नो इंट्रोवर्ट। इफ योर चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक एन इंट्रोवर्ट, इसका मतलब है कि वो साइकोलॉजिकली स्टाइफल कर रहा है इस वक्त। एवरी चाइल्ड मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर। अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, उसी वक्त आप या आपके शौहर, आपके बड़े बेटे या कोई और मैकेनिज्म जो घर में आपने किया हुआ है, वो इसकी निशानी बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है। वो चीख नहीं रहा, वो चुप हो गया कि आई एम इन अ बॉक्स राइट नाउ एंड आई एम एक्चुअली श्रिंकिंग माई ब्रेन एवरी सिंगल डे। सो understand how to look at the behavior of the child। There are some certain emotional flags जो कि हर माँ और बाप को पता होता है। Make sure बच्चे को जितना सोता है सोने दें 7 साल से पहले, जितना उठता है उठने दें, जितना खाता है खाने दें। वो एक फार्म का मुर्गा नहीं पाल रहे, उसको फार्मूला मिल्क के ऊपर डाला होता है। उसको माँ को गर्मी लग रही है तो बच्चे के कपड़े उतार देती है, माँ को सर्दी लग रही है तो बच्चे को स्वेटर पहना देती है। This is not how human brain is developed। Human brain is developed when the child says something। If the child says I'm not hungry, don't feed him। If the child says I'm hungry, feed him everything you got। And if the child says I don't want to wake up, don't wake him up। If a child says I want to play, even if it's 3 in the morning, don't push him to sleep। He's not going to sleep। That's a human being। अभी आप दाऊद सो के दिखाएं जरा इसी वक्त। You cannot sleep right now because you're not sleeping। ओके अब अपने छोटे बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके कमर पे थपकी देना शुरू करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन उसका मेलाटोनिन ट्रिगर हो जाएगा। मेलाटोनिन इज नॉट ट्रिगर्ड बाय स्पैकिंग अ चाइल्ड जेंटली। ओके, मेलाटोनिन इज द केमिकल ऑफ स्लीप। इफ द केमिकल ऑफ द स्लीप इज नॉट ऑन, द चाइल्ड इज नॉट सपोज्ड टू स्लीप, वरना ब्रेन करप्ट हो रहा है इस वक्त। सो देयर मुझे ना एक कोई रैप शीट बनानी पड़ेगी जो 1 घंटे के सेशन के अंदर ना 100 things to do, 10 critical mistakes as a mother और 200 things fathers can do to devastate a child। ये वाली मैं 1 घंटे में तभी बता सकता हूँ। So understand this is a chemical way of actually understanding how mentally a healthy index can be achieved।
I don't know what else to actually how to actually make it easy for us. It's a human brain we're talking about. It's not going to be easy. आपको आसान जॉब चाहिए थी, कमाले रहना चाहिए था आपको. शादी हो गई या मुश्किल काम शुरू हो गया. There's nothing you can say to. मैं आप आसान करके बताता हूँ. मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी बताता हूँ कि अगर आपने इंसानों के अंदर रहना है और आपको आसान काम करना है तो शोहर को पालें. शोहर को पालना बहुत आसान है, बच्चे को पालना मुश्किल काम है. माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, बीवी के कोई खास दर्जे नहीं है. ओके, बाप का सबसे बड़ा दर्जा है, शोहर के कोई दर्जे नहीं है. ध्यान में रखिएगा. अगर बच्चा पैदा करना है तो फिर तैयारी कर लें, सबसे मुश्किल काम है. बीवियों के साथ और शोहरों के साथ सलूक करना वो नहीं हमसे पूरा हुआ जा रहा और हम दुनिया का सबसे मुश्किल काम उठा लिया अपने सर पे कि हाँ छोटा बच्चा पालेंगे. सिर्फ इसलिए कि you just want that serotonergic flow कि मैं भी दुनिया में आई थी तो मेरा भी बच्चा है. Now I have the total control of the house. वो भी बेटा पैदा हो गया, अब तो मेरा शोहर मेरे हाथ में. ये साइकोलॉजी है पाकिस्तानी औरत की. ओके, सो अंडरस्टैंड, जब मकसद ही गलत होगा बच्चे का तो वो बच्चा तो एक बैंक अकाउंट ही खोला हमने, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ हमारा. ओके, सो इट्स अ प्रॉब्लम. कोई वजह है ना कि पाकिस्तान के सारे चचा, सारे ताया, सारी फुफोस विलन और 2 नंबर हैं और सारे मामू और सारे खाला जो है हमारे फरिश्ते हैं. ये पाकिस्तानी माँ की साइकोलॉजी बहुत करप्ट है. ओके, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा. 25 करोड़ चाचे 2 नंबर कर दिए हमारे, 25 करोड़ खालाएं फरिश्ता कर दी हमारी. यू थिंक दिस अ जोक? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आवर पेरेंटल साइकोलॉजी इज सो करप्ट, इट इज सो करप्ट कि मैंने आपसे कहा ना कि जेल में भी मुझे इत्मीनान नहीं होना कि तुमने इतनी बड़ी कौम के साथ ज्यादती की है. हिटलर ने तो खाली 6 लाख यहूदी मारे थे, तुमने 25 करोड़ पाकिस्तानी मार दिए. बहुत शुक्रिया साहिल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर very profound insights, and there is so much to reflect and so much to do learn again properly. Yes, take in everything that's on. It's not going to happen, and we know that because of the time constraint. It's not going to happen. 1 घंटे में इस तरह के सेशन जो है ना वो it's like Snoop Dogg, man. Literally, I feel like I'm Snoop Dogg. I'm just saying so many things in the same statement. बिकॉज मेरे सामने इतना बड़ा लाल रंग का लिखा हुआ है लाइव 1 घंटा 16 मिनट 45 सेकंड. दैट इज ट्रिगरिंग माय कोर्टिसोल कि इसको जल्दी रैप अप करें. सो मैंने 7 दिन की एक वर्कशॉप बनाई हुई है, लिटरली 7 दिन की, जो सिर्फ अम्मियों के साथ होती है कि बच्चे के साथ आपने क्या काम नहीं करना है. ये मैं बताता ही नहीं हूँ कि क्या काम करना है. मैं खाली 7 दिन में ये बता सकता हूँ कि ये काम प्लीज मत करें. उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है. 7 days 8 hours a day लगते हैं पेरेंटल वर्कशॉप के अंदर. तो ये तो बहुत बड़ा मसला है ना कि अगर हम इफ यू स्टार्ट विद मैस्लो वी आर गोना एंड अप एज बिल गेट्स. बस ये बेसिक रूल है. Thank you very much. Hanji, I think we should wrap up. Thank you for having me. It's always fun talking to you guys because of the fact that you want to think. I wish that 19-year-old boys can become thinkers like Dawood, and I wish, I'm not going to tell you how old you are, Iram, so girls can think the way you think it. Thank you very much for this favor. See, serotonin है. ये आपका serotonin है. See, hierarchy of competence में you need me not to tell everybody your age. Okay, see? Purpose setting, Iram, purpose setting. Okay, thank you so very much. Okay, thank you for joining us. Okay. Guys, it was always a pleasure. It's always a pleasure. I wish we can do this more often. Seriously. Thank you. Yeah. Likewise. Okay. Allah Hafiz.